बच्चों, हम लोग शीत युद्ध के दौर का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अभी हम पढ़ रहे थे भारत और शीत युद्ध। और इसमें हमने दो प्रत्यक्ष बातों का अध्ययन किया। और इसी क्रम में थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं कि दोनों गुटों में कोई भी भारत को लेकर के ना तो बेफिक्र हो सकता था और ना ही कोई धौंस जमा सकता था, खास करके महाशक्तियाँ, क्योंकि महाशक्तियों के गुटों से भारत जो है वो बिल्कुल अलग हो चुका था और भारत जो है उनकी किसी भी चीज़ में शामिल नहीं था। इसलिए लेकिन फिर भी भारत की गुट निरपेक्षता की जो नीति थी उसमें कई कारणों से इसकी आलोचना भी की जा रही थी, क्योंकि इसकी अगुवाई करने वाला भारत ही था। तो पहली आलोचना ये थी आलोचकों की, उनका तर्क था कि भारत की गुट निरपेक्षता सिद्धांत विहीन है, मतलब इसके कोई नियम कानून नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। जबकि कहा जाता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर अक्सर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भी कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से बचता है। मतलब भारत जो है अगुवाई तो जरूर कर रहा है गुट निरपेक्षता की, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई महत्वपूर्ण मामले आते हैं तो उसमें भारत जो है अब कोई निश्चित पक्ष लेने में बचता रहता है, मतलब कहिए कतरा जाता है। दूसरा आलोचकों का कहना यह है कि भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं है और न कई बार भारत की स्थिति विरोधाभासी रही है। मतलब भारत जो है तटस्थता के नाम पर जो है अलग नहीं रहता है, बल्कि अगर किसी देश के साथ कुछ होता है तो वहाँ पर तुरंत जो है उसकी अगुवाई करने के लिए पहुँच जाता है। महाशक्तियों के गुटों में शामिल होने पर दूसरे देशों की आलोचना करने वाले भारत ने स्वयं 1971 के अगस्त में सोवियत संघ के साथ अपनी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए। क्यों 71 में उसने किया? क्योंकि उससे पहले जो है पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मित्रता कर ली थी, अर्थात उसके गुट में शामिल हो गया था। तो उसके बाद भारत ने जो है सोवियत संघ को चुना और उसके गुट में भी नहीं शामिल हुआ, बल्कि उसके साथ दोस्ती की केवल। विदेशी पर्यटकों ने इसे भारत का सोवियत गुट में शामिल होना माना। मतलब इस मित्रता को लोगों ने क्या माना कि अब भारत जो है सोवियत संघ के गुट में शामिल हो गया है, जबकि ये गलत था। भारत की सरकार का दृष्टिकोण यह था कि बांग्लादेश संकट के समय उसे राजनयिक और सैनिक सहायता की जरूरत थी। मतलब 1971 में भारत ने जब पूर्वी पाकिस्तान को काट के बांग्लादेश बनवा दिया था तो उस समय भी भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए भारत को किसी मजबूत देश के सहारे की जरूरत थी, सैनिक सहायता की जरूरत थी। तो भारत ने इसीलिए जो है सोवियत संघ से मित्रता कर ली थी। यह संधि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों से अच्छे संबंध बनाने से नहीं रोकती। मतलब अमेरिका के साथ उसके संबंध तो थे ही, लेकिन उसके गुट में शामिल नहीं था। उसी तरह से रूस के साथ भी उसने अच्छी दोस्ती बनाई, लेकिन वो उसके गुट में शामिल नहीं हुआ। लेकिन लोगों ने इसका अर्थ गलत निकाला। गुट निरपेक्षता की नीति शीत युद्ध के संदर्भ में पनपी। मतलब इसकी शुरुआत जो है शीत युद्ध के दौर में ही हुई और 1990 के शुरुआती वर्षों में शीत युद्ध का अंत हो गया। मतलब 1945 से लेकर के 1990 तक शीत युद्ध का दौर चला। और उसके बाद जो है शीत युद्ध का अंत 1990 के आखिरी दशक में हुआ। सोवियत संघ का विघटन हो गया और इसके साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन और भारत की विदेश नीति की मूल भावना के रूप में गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता तथा प्रभावकारिता में थोड़ी सी कमी आई। मतलब जब शीत युद्ध का दौर समाप्त हो गया 1990 में और अमेरिका का ही वर्चस्व पूर्ण रूप से बन गया, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो चुका था, पतन हो चुका था, तो उसके बाद से जो है गुट निरपेक्षता की नीति जो थी उसमें थोड़ी सी उसके प्रभाव में कमी आने लग गई, क्योंकि सोवियत संघ के गुट से लोग धीरे धीरे क्या हो गए, अलग हो गए और सब स्वतंत्र हो गए। गुट निरपेक्षता में कुछ आधारभूत मूल्य और विचार शामिल हैं। गुट निरपेक्षता का इस बात की पहचान पर टिकी हुई है कि उपनिवेश की स्थिति से आज़ाद हुए देशों के बीच ऐतिहासिक जुड़ाव है और यदि ये देश एक साथ आ गए तो सब मिलकर के एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में बन सकते थे। मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन में जितने भी देश शामिल थे, अगर वो सब एक साथ मिल जाएं तो ऐसी स्थिति में उनकी ताकत और भी ज़्यादा बढ़ सकती थी। गुट निरपेक्षता का आशय है कि गरीब और विश्व के छोटे देश गुट निरपेक्षता का आशय यह है कि गरीब और विश्व के
बहुत छोटे देशों को भी किसी महाशक्तियों का पिछलग्गू बनना जरूरी नहीं है, बल्कि वो अलग स्वतंत्र रह कर के भी अपना विकास कर सकते हैं और वे देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति भी बना सकते हैं। यह आंदोलन मौजूदा असमानताओं से निपटने के लिए एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बनाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लोकतंत्र धर्मी बनाने के संकल्प पर टिकी हुई है। मतलब गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो उद्देश्य था वो ये था कि कोई भी देश किसी दूसरे देश के पीछे पीछे चलने के बजाय या उसके गुट में शामिल होने के बजाय वो अपना विकास स्वयं कर सकता है। और अपने आप में ये विचार बुनियादी महत्व के भी हैं। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी इसकी प्रासंगिकता अर्थात गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी बना हुआ है। मतलब शीत युद्ध का दौर भी समाप्त हो गया, सोवियत संघ का 1990 में पतन भी हो गया, उसके बाद आज भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन बना हुआ है और लोग इसके सदस्य बन रहे हैं। बच्चों, ये पाठ पूरा हो गया है और इस पाठ में जितने भी प्रश्न उत्तर हैं आप इसे करेंगे। टेस्ट के लिए जो आपका 25 और 26 में होना है, टेस्ट के लिए आप इसी पाठ के प्रश्नोत्तर को तैयार करेंगे और 1 नंबर के प्रश्नों का निर्माण आप स्वयं करेंगे। करने के बाद जो है उसका उत्तर भी लिखेंगे और इस पूरे पाठ को आप टेस्ट के लिए तैयार करेंगे। और जितने भी बच्चे हैं अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो हिमानी उनके नाम नोट करो, क्योंकि अभी अक्टूबर में जब हाफ ईयरली होने वाला होगा तो जिन बच्चों ने काम नहीं किया, जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी, जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं की, वो कैसे हाफ ईयरली एग्ज़ाम देंगे। हो सकता है स्कूल ना भी खुले, आपको इसी तरह से एग्ज़ाम भी देना पड़े और जो बच्चे अटेंड नहीं करेंगे वो फेल हो जाएंगे ऑलरेडी। और फेल होने का मतलब है हो सकता है कि बोर्ड में आपके इसके मार्क्स जोड़े जाएं या कुछ औसत जोड़े जाएं, तो जब आप कुछ अटेंड ही नहीं करेंगे तो मैं नंबर कहाँ से दूंगी, मैं तो 0 रखूँगी सीधे। इसलिए प्रश्नोत्तर इसका करके पूरा आप अभी हमें से भेजिए।